अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे सेलुलर इंजरी के डिफिनीशन, टाइप्स ऑफ सेलुलर इंजरी और उसके बाद काजेस और कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ड्यूरिंग सेलुलर इंजरी, स्पेशली रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं सेल इंजरी की कि सेल इंजरी क्या होता है। लेट्स सपोज दिस इज अ टिपिकल सेल, क्लियर, दिस इज सेल मेम्ब्रेन ऑफ द सेल्स। और सेल मेम्ब्रेन हमें पता होता है कि दिस इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज मेड ऑफ व्हाट, फॉस्फोलिपिड एंड सम ग्लूकोज मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन देम। इसके अलावा डिफरेंट स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सेल मेम्ब्रेन के ऊपर विच अलाउ सम ऑफ द एलिमेंट्स आर मॉलिक्यूल इनसाइड द सेल एंड सम अलाउ फ्रॉम आउटसाइड टू द एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस। अब ये टिपिकल सेल्स है, इसके अंदर अगर हम बात करें तो दिस इज न्यूक्लियस, फिर न्यूक्लियस के सराउंड में एक लेयर होते हैं, इसको हम नाम देते हैं जो प्रोटेक्टिंग मेम्ब्रेन होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्लियर। और इस स्पेस को हम नाम देते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। वाइल जो सेल का जो ये वाला पार्ट्स होते हैं इसको हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड साइटोप्लाज्म। अब इसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स होते हैं, साइटोस्केलेटन प्रोटीन, क्लियर, जो सेल का ढांचा बना रहा होते हैं। इसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडीज एंड सम डिस्ट्रक्टिव एंजाइम लाइक लाइसोसोम इसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग व्हाट इज रियली सेल इंजरी, जब हम सेल को स्ट्रेस देते हैं, स्ट्रेस। अब सेल के लिए स्ट्रेस क्या है? सेल के लिए स्ट्रेस ये हो सकते हैं अगर कोई पैथोजन आए और इस सेल को इरिटेट करे, या अगर हम ऑक्सीजन की सप्लाई रिड्यूस कर दें, या ब्लड की सप्लाई कम कर दे, या न्यूट्रिशन इस सेल को कम पहुंचाए, या फिजिकली हम इरिटेट करें इस सेल को, या कोई केमिकल्स हो इस सेल को इरिटेट करे, तो सेल अंडरगो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। सेल के अंदर उस स्ट्रेस के रिस्पॉन्स में चेंजेस आ जाते हैं, उस चेंजेस को हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड सेल इंजरी। यानी सिंपल आसान सी डिफिनीशन कि जब हम सेल को स्ट्रेस दे रहे होते हैं, सेल के ऊपर नुकसान दे रहे होते हैं सेल को, तो सेल के अंदर डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाती है, सेल के शेप के अंदर चेंजेस आ जाती है, उस चेंजेस को हम नाम देते हैं कि दिस इज कॉल्ड सेल इंजरी। अब सेल इंजरी के हमारे पास टू टाइप्स होते हैं सेल इंजरी की। एक को हम नाम देते हैं रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, प्लस सेकेंड इर्रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी, इर्रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। अब रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी क्या है कि इसके अंदर हम सेल को एक पॉइंट्स तक डैमेज कर रहे होते हैं, स्ट्रेस दे रहे होते हैं, उसके बाद अगर हम स्ट्रेस को स्टॉप कर दें तो उसके अंदर जितनी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आई हुई होती है वो चेंजेस रिवर्ट हो जाती है और सेल की डेथ नहीं होती, तो हम उसको कहते हैं दिस इज रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। लेट सपोज कि अगर हमने किसी टिश्यू को, लेट सपोज हार्ट की मिसाल ले लो, अगर हमने ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर दी फॉर 5 मिनट्स और उसके बाद बहाल कर दिए, तो 5 मिनट्स के अंदर सेल के अंदर जो चेंजेस आए होंगी हार्ट के सेल्स के अंदर वो रिवर्स हो जाएगी, तो दिस इज कॉल्ड रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी। अब अगर हार्ट के या ब्रेन की मिसाल ले लो, अगर 5 मिनट से ज़्यादा हम ऑक्सीजन की सप्लाई स्टॉप कर दे ब्रेन के सेल्स को, टिपिकल न्यूरॉन को, तो 10 मिनट तक अगर हमने ब्लड की सप्लाई रोक दी तो सेल के अंदर जो चेंजेस आए होंगे वो रिवर्स नहीं होंगे, तो सेल के अंदर जो इंजरी होगी वो इर्रिवर्सिबली सेल इंजरी होगी और ये अल्टीमेटली एंड अप हो जाता है आइदर बाय एपोप्टोसिस, सेल की डेथ होगी आइदर बाय एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस, क्लियर। ये दो सेल की डेथ होगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे काजेस ऑफ सेलुलर इंजरी। अगर हम काजेस की बात करें सेल इंजरी की, काजेस ऑफ सेलुलर इंजरी उसको डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास नंबर फर्स्ट पे काजेस आते हैं हाइपोक्सेमिक और हाइपोक्सिक सेलुलर इंजरी, क्लियर, हाइपोक्सिक सेलुलर इंजरी। न्यूट्रिशनल, अगर हम न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो न्यूट्रिशनल सेलुलर इंजरी। समटाइम इम्यून सिस्टम ऑटो एंटीबॉडीज बनाती है और उससे सेल इंजर्ड हो जाते हैं, तो इम्यूनोलॉजिकल सेलुलर इंजरी, क्लियर। इसके अलावा प्री रेडिकल, समटाइम सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है
उसके रिजल्ट में वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं जो नॉर्मली सेल का जो स्कैवेंजर सिस्टम होता है उसको बाहर निकाल रहा होता है। प्री रेडिकल सेल इंजरी, उसके अंदर जो सेल के वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो सेल को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। इसकी मिसाल अगर हम ले लें तो सुपर ऑक्साइड H2O2 प्लस OH क्लियर। तो ये ऐसे प्री रेडिकल होते हैं जो नॉर्मली सेल से बाहर जाते हैं। अब अगर ये सेल से बाहर नहीं जाएंगे तो दीज प्री रेडिकल का सेल इंजरी, सेल के लिए स्ट्रेस, तो दिस इज कॉल्ड प्री रेडिकल सेलुलर इंजरी। इसके अलावा फिजिकल समटाइम अगर हम फिजिकल ट्रॉमा पहुंचाए तो फिजिकल एंड मैकेनिकल सेलुलर इंजरी, तो फिजिकल काज भी हो सकते हैं, मैकेनिकल काज भी हो सकते हैं। और इसके अलावा मोस्ट इम्पोर्टेंट केमिकल सेलुलर इंजरी, केमिकल सेलुलर इंजरी, these are the underlying causes of cell injury। इसके अलावा द लास्ट वन इज बायोलॉजिकल सेलुलर इंजरी। अगर कोई पैथोजन, जरासीम, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई एंड प्रोटोजोआ सेल को डैमेज करे तो उसको हम कैटेगराइज करते हैं बायोलॉजिकल सेलुलर इंजरी। अब नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि सेल के अंदर जब चेंजेस हो जाती है। अच्छा ये तो आसान है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से सेल इंजर्ड होंगे तो वो हाइपोक्सेमिक सेलुलर इंजरी है। खुराक न्यूट्रिशन नहीं देंगे तो सेल इंजरी हो जाएगी, न्यूट्रिशनल सेलुलर इंजरी है। इम्यून सिस्टम के अगर एंटीबॉडीज़ बनती है और वो एंटीबॉडीज़ जाती है ऑटो एंटीबॉडीज सेल को डिस्ट्रॉय कर रही होती है तो वो इम्यूनोलॉजिकल सेलुलर इंजरी है। प्री रेडिकल सेल के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होते हैं उसके वेस्ट प्रोडक्ट स्कैवेंजर सिस्टम निकालता है। अगर स्कैवेंजर सिस्टम फेल हो जाए तो प्री रेडिकल की एक्यूमुलेशन होगी सुपर ऑक्साइड और OH की, तो ये क्या करते हैं, ये सेल को इंजेक्ट कर रहे होते हैं, सेल के लिए स्ट्रेस है, तो दिस इज प्री रेडिकल सेलुलर इंजरी। इसके अलावा फिजिकल फोर्स अगर हम पहुंचा रहे होते हैं या मैकेनिकल इंजरी अगर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाते हैं। इसके अलावा बर्न्स भी का अंडरलाइन काज हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल सेलुलर इंजरी भी हो सकती है जिसके अंडरलाइन काज सेल हो। तो दीज आर ये क्लासिफिकेशन हम किस बेस पे करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ अंडरलाइन काज कि काज क्या है जो सेल को इंजेक्ट कर रहे होते हैं। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इन ड्यूरिंग सेलुलर इंजरी। जब हम सेल को इंजर्ड करते हैं तो उसके शेप के अंदर क्या चेंजेस आते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। नंबर फर्स्ट एक प्रोसेस होता है सी मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। ठीक, सेल के अंदर कौन से मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ जाते हैं ड्यूरिंग सेल इंजरी, उसको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट पे आप लोग याद कर ले कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस, ये वाला प्रोसेस क्या हो जाता है, दिस प्रोसेस इज डिक्रीज। अब ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन प्रोसेस कौन सा होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ट्रिप साइकिल रन कर रहा होता है। अगर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिक्रीज हो जाए तो अल्टीमेटली सेल के अंदर एटीपी क्या होगा, तो ये एटीपी की मॉलिक्यूल डिक्रीज होंगे। जब एटीपी की मॉलिक्यूल डिक्रीज हो जाते हैं तो सेल के अंदर एक कंडीशन हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्वेलिंग ऑफ द सेल, स्वेलिंग ऑफ सेल। आज हम सिर्फ ये डिस्कस करेंगे कि सेल के अंदर स्वेलिंग कैसी होती है। तो नॉर्मली अगर मैं यहाँ पे एक सेल ड्रॉ करूँ, क्लियर, दिस इज सेल्स, तो नॉर्मली इस सेल्स के ऊपर एक पंप प्रेजेंट होता है, क्लियर, दिस इज अनदर पंप, दिस इज अनदर, इस सेल के ऊपर ऐसे मल्टीपल पंप प्रेजेंट होते हैं जिस पंप को हम नाम देते हैं, इस तरह इस साइड पे भी होंगे, इस पंप को हम नाम देते हैं, दिस इज सोडियम पोटाशियम पंप। और इस पंप इज सोडियम पोटाशियम पंप। सम टाइम हम इसको सोडियम पोटाशियम एटीपेसेस भी कहते हैं क्योंकि इसका जो इनर वाला पोर्शन होता है ये एक्ट कर रहा होता है एज अ एंजाइम, ठीक है, इसलिए हम इसको सोडियम पोटाशियम एटीपेसेस कहते हैं। नॉर्मली सेल के अंदर जितनी एनर्जी बनती है 85% एनर्जी यानी 85% एटीपी, 85% एटीपी जो सेल के अंदर जितनी भी एटीपी बनती है 85% इज यूज्ड बाय द सोडियम पोटाशियम एटीपेसेस और सोडियम पोटाशियम पंप। रिमेनिंग 15% रह गया, 15% सेल के अंदर जो दूसरे फंक्शन होते हैं उसके लिए यूटिलाइज होते हैं, लेकिन दीज पंप इज टोटली डिपेंडेंट ऑन सेलुलर एटीपी। अब अगर सेल इंजर्ड है, सेल के अंदर ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन हुआ है, डिक्रीज हुआ है, तो एटीपी भी डिक्रीज है। सेल स्वेलिंग कैसी होगी, क्योंकि एटीपी डिक्रीज है तो ये पंप क्या हो जाते हैं,
डिसफंक्शनल हो जाते हैं। जब ये डिसफंक्शन हो जाएंगे तो इस पंप का नॉर्मल काम क्या होता है, नॉर्मली ये सेल क्या करते हैं कि दिस इज पोटाशियम आयन। क्लियर, पोटाशियम के अगर हम मकदार की बात करें तो इंट्रासेलुलर पोटाशियम की मकदार, सेल के अंदर पोटाशियम की मकदार क्या होती है, इंक्रीज। क्लियर, और सेल के बाहर अगर हम पोटाशियम की बात करें, सपोज सेल के बाहर अगर हम पोटाशियम की बात करें तो सेल के बाहर पोटाशियम की मकदार क्या होती है, डिक्रीज। दिस इज नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, जो कि सेल के अंदर पोटाशियम की मकदार इंक्रीज होती है और आउटसाइड यानी सेल के बाहर इंटरस्टिशियल स्पेस में डिक्रीज होता है। इन अदर मॉलिक्यूल्स की हम बात करते हैं सोडियम की, सोडियम। क्लियर, दिस इज पॉजिटिव चार्ज आयन, पॉजिटिव चार्ज आयन। अब सोडियम की बात करते हैं तो सोडियम सेल के अंदर क्या होता है, डिक्रीज, और आउटसाइडेड सोडियम की मकदार क्या होती है, इंक्रीज। क्लियर, ये नॉर्मली इलेक्ट्रोलाइट के डिस्ट्रीब्यूशन है कि पोटाशियम सेल के अंदर ज़्यादा होता है, सेल के बाहर कम होता है। नॉर्मली सोडियम सेल के अंदर कम होता है और सेल के बाहर सोडियम ज़्यादा होता है। अब ये पंप इसके पंप की दो क्वालिटीज़ होती है, ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट, अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ये काम कर रहा होता है, ग्रेडियंट प्लस अगेंस्ट द चार्ज ग्रेडियंट ये काम कर रहा होता है, चार्ज ग्रेडियंट। अब मैं समझा देता हूँ कि कैसे। लेट्स सपोज इसका काम होता है, इस वाले पंप को मैं नॉर्मली शो कर रहा होता, इस सेल के अंदर पोटाशियम ज़्यादा है, ये फिर भी ये पंप पोटाशियम को पकड़ता है और कहाँ लेके जाते हैं, इनसाइड द सेल। सेल के अंदर ऑलरेडी पोटाशियम यानी पॉजिटिव आयन ज़्यादा है, तो ये पंप पोटाशियम को फिर भी अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये अगेंस्ट द चार्ज ग्रेडियंट काम कर रहा होता है। सेल के अंदर पोटाशियम की मकदार कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इंक्रीज है, ये पंप फिर भी पोटाशियम को बाहर से पकड़ते हैं और सेल के अंदर ले जाते हैं, तो अगेंस्ट द चार्ज ग्रेडियंट भी ये काम कर रहे हैं। सिमिलर सोडियम को देखें, सोडियम सेल के बाहर ज़्यादा है, ये पंप क्या कर रहा होता है, सोडियम को बाहर निकाल रहा होता है। अब बाहर सोडियम की मकदार ज़्यादा है तो ये अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट सोडियम को भी निकाल रहा होता है, प्लस चार्ज ग्रेडियंट सोडियम बाहर ज़्यादा है, ज़्यादा पॉजिटिविटी है, ये अगेंस्ट द चार्ज ग्रेडियंट सोडियम को भी निकालता है और ये द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम कर रहा होता है। अब अगर सेल के अंदर एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स नहीं है तो ये पंप क्या हो जाएगा, डिसफंक्शनल हो जाएगा। जब ये सेल डिसफंक्शन हो जाएगा तो सोडियम बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है, तो सोडियम की नेट मोमेंट क्या होगी, फिर डिफ्यूज होगा, इनसाइड द सेल जाएगा। मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। फिर सोडियम कहाँ जाएगा, सपोज कि अगर इस पंप ने अपना काम छोड़ दिया तो सोडियम की मकदार, क्लियर, सोडियम की मकदार आउटसाइड द सेल ज़्यादा है और अंदर कम है, यानी इंट्रा सेलुलर सोडियम की मकदार कम है, एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम की मकदार इंक्रीज है, तो नेट मोमेंट क्या होगी, सोडियम इनसाइड द सेल जाएगा, पोटाशियम अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, तो इसकी नेट मोमेंट क्या होगी, आउटसाइड द सेल, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाएगी। क्लियर, आयन की कंसंट्रेशन ग्रेडियंट चेंज हो जाएगी क्योंकि पंप डिसफंक्शनल हो गया, उसका काम था सोडियम को बाहर निकालना, अब सोडियम बाहर ज़्यादा है और पंप बेकार हो गया, तो सोडियम क्या होगा, इजीली डिफ्यूज हो जाएगा, इनसाइड द सेल आ जाएगा। अब अगर सोडियम इनसाइड द सेल आ जाता है तो ये अकेला नहीं आता है, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स को साथ में अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज सोडियम इज़ अ गुड वाटर रिटेनर। अब जितना ज़्यादा पानी इस सोडियम के मॉलिक्यूल्स आएंगे उतनी ज़्यादा सोडियम के मॉलिक्यूल्स के साथ वाटर भी होंगे, H2O, ठीक। तो जितना ज़्यादा पानी आएगा तो एक स्टेज ऐसे आ जाएगा कि सेल बिकम स्वेल अप, सेल स्वेल हो जाएगा, विच इज़ द हॉलमार्क मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग सेलुलर इंजरी। तो सेल इंजरी के अंदर एक ये याद रखो कि ऑक्सीडेटिव फास्फोराइलेशन डिक्रीज हो जाते हैं, प्लस उसके बाद क्या होता है, एटीपी डिक्रीज हो जाती है और सेल स्विल हो जाते हैं। सेल क्यों स्विल होता है, क्योंकि सोडियम पोटाशियम पंप डिसफंक्शनल हो जाते हैं, वो 85% एटीपी पे डिपेंड होता है, उसका नॉर्मल काम होता है पोटाशियम को अंदर लेके जाना, सोडियम को बाहर निकालना। अगर वो डिसफंक्शन हो जाए तो फिर पोटाशियम न अंदर जाएगा न सोडियम बाहर जाएगा, तो सोडियम की एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, वो आसानी से डिफ्यूज होकर इनसाइड द सेल जाएगा। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम बात करेंगे कैल्शियम पंप की, कि कैल्शियम पंप भी इसके अंदर सेलुलर इंजरी के अंदर डिसफंक्शन हो जाते हैं।